कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ टोकन्स, और टाइप्स ऑफ टोकन्स में हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था, एक सैम्पल कोड देखा था, और उस सैम्पल कोड में हमने ये देखा था कि क्या क्या पार्ट्स हैं एक प्रोग्राम के। लाइक हमने देखा हैश है तो दैट इज अ पंक्चुएटर, फिर हमने देखा कि उसमें कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो उस तरह से हम लोगों ने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज़ होती हैं, और आज हम उनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, उनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और क्या चीज़ हमें कब कैसे क्यों यूज़ करनी है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ टोकन की बात करें तो वी हैव आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। ये टोकन्स के टाइप हैं। और टोकन की बात करें तो टोकन कल हम लोगों ने देख लिया था, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कह सकते हैं या इनडिविजिबल कह सकते हैं, ऐसी यूनिट जो फर्दर ब्रेक ना हो पाए उसको हम टोकन कहते हैं। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स आर देयर इन पाइथन। और सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कीवर्ड्स। Keywords are the words that are reserved by a programming language for a specific purpose. That means these are predefined words, और जिनको कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाना है, और वो पहले से डिफाइंड है। हम उन्हें एज इट इज जैसे वो डिफाइंड है वैसा ही यूज करेंगे। इनका सिंटेक्स या इनको लिखने का ग्रामर रूल भी हमें पहले से पता होना चाहिए, जिसको कि हम सीखेंगे, और इस किसी और पर्पस के लिए हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These are reserved by any programming language. Remember, Python is case sensitive language. इसका मतलब ये है कि हमें जो भी कीवर्ड बताया जाएगा वो जिस तरह से बताया जाएगा, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर में, हमें उसी तरह से इसको लिखना है। हम किसी और तरह से नहीं लिख सकते उसको। लाइक अभी एक कीवर्ड हम लोग पढ़ चुके, दैट इज प्रिंट। पहले से डिफाइंड है, उसका क्या पर्पज है वो पहले से डिफाइंड है। कैसे हम उसको लिखेंगे, उसको लिखने का सिंटेक्स, जो यहाँ पे उसको लिखने का ग्रामर है, दैट इज नोन एज सिंटेक्स। किसी भी कमांड को लिखने के लिए जो ग्रामर रूल है दैट इज नोन एज अ सिंटेक्स हियर। तो उसको लिखने का सिंटेक्स भी पहले से डिफाइंड है। ऐसे ही हम लोग कई सारे कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो कि पाइथन के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने कल भी देखा कि किसी भी लैंग्वेज में हम लोग वर्ड्स जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो सीखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ने इंग्लिश में भी ऐसे ही सीखा कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल है और किसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो वो हम लोगों ने धीरे धीरे सीखा। सेम ऐसे ही पाइथन में भी कौन से वर्ड मीनिंगफुल है पहले से, जिनकी स्पेशल मीनिंग है इस लैंग्वेज में, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। दीज वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स। अब यहाँ पे कीवर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। उससे एक कीवर्ड है इनपुट, पहले से फिक्स है, हमें जो इसका पर्पस है उसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव नन, NONE नन, और यहाँ पे देखो तो N इज कैपिटल। तो यहाँ पे जो नन हम जब यूज करेंगे हमें ये वर्ड याद रखना है कि इसका N कैपिटल होगा और बाकी ONE स्मॉल है। इफ इज अ रिजर्व वर्ड, देन for is also reserved for Python programming. After that, in is also reserved. ये सारे वर्ड्स हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ रखे हैं, बट इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है पाइथन में। ये कहाँ पे यूज होंगे वो हम लोग जैसे जैसे लैंग्वेज सीखते जाएंगे वैसे वैसे इन वर्ड्स का यूज सीखते जाएंगे। else is also a reserve word and print is a reserve word. इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में। तो ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं इनका स्पेशल मीनिंग है और इनको हम यूज करते हैं इसी पर्पस के लिए। अब आई थिंक ये क्विज अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, हम तुम लोग को बाद में इसका लिंक शेयर कर देंगे, तुम लोग ट्राई करके देख लेना, या एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। चलो, क्योंकि ये बहुत पहले बनाई थी तो मे भी ये अभी रन कर रही है या नहीं कर रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। स्टार्ट हो रहा है। मैम, हम लोगों को आस्क की वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत है क्या? नो, आस्क की वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग को ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करना होगा।
इसका कोड चेंज हो चुका है, तो इसको हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे। हम इसको फिर से क्रिएट करके तब तुम लोग को शेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने वहां पे देखा कीवर्ड्स, यहाँ पे भी कुछ और कीवर्ड्स की लिस्ट दी है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है पाइथन कीवर्ड्स। अभी हम लोग ने देख ही लिया, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन द पाइथन इंटरप्रेटर। इसी को पाइथन पहचान पाता है, मतलब हम जो स्पेशल मीनिंग इनके हैं उनके लिए जो भी हमें वर्क परफॉर्म करना है, हर एक के लिए कोई ना कोई वर्ड डिसाइडेड होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये कीवर्ड है। इसका कंपाइलर को एक स्पेसिफिक मीनिंग समझ में आता है पाइथन के इंटरप्रेटर को, और उसी के हिसाब से ये वर्क करेगा। एंड दीज आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल या कैपिटल लेटर में ही हमें लिखना होगा, जैसे ये हैं। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए हैं जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ऐसे तो उनका मीनिंग तुम्हें पता है, बट पाइथन में कैसे यूज होंगे वो हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लाइक फॉल्स, इंग्लिश में भी हम लोग फॉल्स लिखते हैं। इंग्लिश में हम पूरा कैपिटल में फॉल्स लिख सकते हैं, पूरा स्मॉल में फॉल्स लिख सकते हैं, या फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, बट व्हेन वी राइट फॉल्स इन पाइथन तो एफ कैपिटल होगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एफ कैपिटल होगा और बाकी चीजें स्मॉल में है। तो जैसे जैसे सीखते जाओगे तुम्हें खुद याद होता जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने इसको याद किया हुआ है, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा कि इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। नन है, देन ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इनका यूज हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield, ये सब जो वर्ड्स हैं ये पाइथन में रिजर्व हैं और इनके कुछ स्पेशल मीनिंग है, ये उसी पर्पस के लिए यूज होंगे। लाइक अभी हम लोगों ने प्रिंट देखा, फिर हम लोग अभी इनपुट पढ़ेंगे, तो ये सब रिजर्व है। इनका जो वर्क है ये उसी के लिए यूज होंगे, और इनके वर्क के साथ हमें इनको लिखना कैसे है वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस काम के लिए इनको यूज करने जा रहे हैं, एंड हाउ टू राइट दीज वर्ड्स इन पाइथन। तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो ये है पाइथन के कीवर्ड्स जो हमारा फर्स्ट टोकन था। नाउ द सेकंड, आइडेंटिफायर। जो सेकंड टोकन है दैट इज आइडेंटिफायर, एज द नेम सजेस्ट, आइडेंटिफाई करने वाला। क्योंकि आइडेंटिफायर है जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पाइथन हम लोग खुद कुछ नेम्स क्रिएट करेंगे। इससे पहले जो कीवर्ड्स थे वो पहले से क्रिएटेड हैं, उनका स्पेशल मीनिंग है, बट इन केस ऑफ आइडेंटिफायर वी क्रिएट सम नेम्स फॉर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम और अ मेमोरी लोकेशन, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिफायर। तो इसमें डेफिनेशन में जो स्लाइड है उसमें लिखा भी है, आइडेंटिफायर्स और नेम्स और वेरिएबल्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरी। तो ये वर्ड्स तो तुम्हें बाद में समझ में आएंगे, अभी हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि लाइक जब तुम लोग अपनी कॉपी में नोट्स लिखते हो तो तुम लोग कहीं कहीं पे हेडिंग लिखते हो कि ये हेडिंग है और इसके कंटेंट ये हैं। तो जब भी तुम्हें कुछ भी टीचर बोलता है कि ये वाला पार्ट, तो तुम लोग डायरेक्ट जो है उस हेडिंग को देख के उस पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही हम लोग पार्ट ऑफ प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको कि हम नेम प्रोवाइड करते हैं, उस नेम को भी हम आइडेंटिफायर कहेंगे। और जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे कि हम लोग को अगर मेमोरी में स्पेस रिजर्व करनी है तो उस स्पेस को भी हमें एक नेम प्रोवाइड करना होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो उसी को हम कहते हैं वेरिएबल, जो भी हम स्पेस क्रिएट करते हैं। तो आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन और अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अब ये जो आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास
रूल्स हैं, मतलब इनको जब हम क्रिएट करेंगे ये नेम्स, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स हमें ध्यान से देखने हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। वो रूल्स अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल हैं, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि हम जितना भी वर्क कर रहे हैं, ऑल द डेटा आर स्टोर्ड इनसाइड रैम, ये हमें पहले से पता है। और वो रैम में क्योंकि स्टोर है तो उसे हमें आउटपुट की जरूरत पड़ सकती है उसके लिए, या फिर हमें उसे कैलकुलेशन में यूज करना पड़ सकता है। तो वॉट एवर डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर, वी हैव टू यूज दैट डेटा ऑल्सो। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टोर है। तो इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि हम रैम को पूरी रैम एक्सेस करें तब हमें वो मिलेगा। हमें सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर देना है, जहां पे भी हम जो चीज स्टोर करने जा रहे हैं विद नेम स्टोर करेंगे, तो वी नो कि इस नेम से हमने ये वैल्यू स्टोर की है, और ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा जो प्रोग्राम है वो उसे एक्सेस करके हमें दे देगा। सॉरी। तो अब नाम हम कैसे याद रखें, कैसे लोकेशन को एक्सेस करें, वो बहुत ही सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर्स। हम आइडेंटिफायर्स क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम मेमोरी की किसी भी लोकेशन जहां पे हमने वैल्यू स्टोर की है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो वही सेम चीज जो अभी तक हम बार बार कह रहे हैं, एज प्रोग्रामर्स वी एसोसिएट अ नेम टू ईच वैल्यू एंड दिस नेम बिकम द लेबल और द रेफरेंस ऑफ एड्रेस इन द मेमोरी। फिजिकल एड्रेस का मतलब है जो एग्जैक्टली रैम में जहां पे वैल्यू स्टोर है उस स्पेस का एड्रेस, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ओके, अब ये जो नेम है वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम वो रन कर रहा है, या वो प्रोग्राम जब हमने लिखा है और वो प्रोग्राम जब एक्शन में आ गया, जब हमने उसे एग्जीक्यूट किया, तो मेमोरी में लोकेशन हमारी फिक्स है वहां पे, उनके नेम को हम कभी भी यूज करके उस मेमोरी से वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, या उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारा काम हम आइडेंटिफायर की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है A=10, B=hello, डेफ माई फन। तो यहाँ पे ए, बी और ये जो माई फन हमने लिखा है, ये सारे ही नेम्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए हैं। ए हमने क्रिएट किया है 10 को स्टोर करने के लिए, बी हमने क्रिएट किया है एक स्ट्रिंग है, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है हेलो, उसको स्टोर करने के लिए। और माई फन जो है ये हमारे प्रोग्राम का एक अलग से हमने पार्ट बनाया होगा, उस पार्ट को हमने नेम दिया है, तो उसको हम कहेंगे माई फन। तो ये नेम्स हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वी हैव द फुल एक्सेस, हमारे पास इसकी एक्सेस है। और ये नेम फ्लेक्सिबल है, ये हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे तो ABC करके कैसे भी लिखा हुआ है, लेकिन वी फॉलो सम रूल्स फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर्स। अब ये जो नेम्स हैं ये यूजर डिफाइंड है, मतलब ये हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। बट उन नेम्स को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो माइंड में रखने चाहिए। जस्ट लाइक तुम लोगों ने देखा होगा कि जब घर में एक स्मॉल बेबी आता है तो उसके नेम्स के लिए कुछ लोग, डिपेंड करता है अपने अपने फेथ के अकॉर्डिंग, कुछ लोग जो हैं वो पंडित जी के पास जाते हैं, कुछ लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुछ लोग मौलवी साहब के पास जाते हैं, और वो उनको बताते हैं कि इसका इस अल्फाबेट से नाम रखो या ये नाम रखो। तो वो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में जब हम पाइथन यूज करेंगे तो हमें भी यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है आइडेंटिफायर की नेमिंग में। एंड द रूल्स आर, फर्स्ट रूल है आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरीली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, मतलब हम अल्फाबेट्स और डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। एक लंबा सीक्वेंस, मतलब कोई भी वर्ड बना सकते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स को यूज करके। सेकेंड रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर,
द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। मतलब ये जो नेम हम क्रिएट करेंगे, इसका जो पहला कैरेक्टर होगा दैट मस्ट बी इन अल्फाबेट, और अंडरस्कोर को भी अल्फाबेट में यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। मतलब ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में अंडरस्कोर को भी एक अल्फाबेट की तरह ट्रीट किया गया है, एक लेटर की तरह ट्रीट किया गया है। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। मतलब अगर हम कैपिटल ए एक मेमोरी लोकेशन को नेम प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसको प्रोग्राम में स्मॉल ए से कहीं पे रिफर कर रहे हैं, तो प्रोग्राम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर हमने मेमोरी लोकेशन का नेम कैपिटल ए रखा है, तो पूरे प्रोग्राम में वो कैपिटल ए ही हम यूज कर पाएंगे, हम स्मॉल ए नहीं यूज कर सकते। ये पॉसिबल है कि हम दो नेम रखें, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, और दोनों में अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एज पर पाइथन लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स आर डिफरेंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमने नेमिंग जो है लोअर केस में की है या अपर केस में की है, तो हमें उसी केस को यूज करना है पूरे प्रोग्राम में उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, बस फर्स्ट जो लेटर है दैट मस्ट बी अ कैरेक्टर और अल्फाबेट। उसके बाद हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक की। फर्स्ट प्लेस पे डिजिट यूज नहीं होगी, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा लेटर या अल्फाबेट या अंडरस्कोर यूज होगा। आइडेंटिफायर आर अनलिमिटेड इन लेंथ। लेंथ पे कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी कुछ लैंग्वेजेस में होता था कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम अपने अकॉर्डिंग कितने भी कैरेक्टर्स का नेम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट रूल इज आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। अभी हम लोगों ने कुछ कीवर्ड देखे और धीरे धीरे हम लोग इसको देखते जाएंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी स्पेस का नाम इफ नहीं रख सकते, नॉट नहीं रख सकते, एंड नहीं रख सकते, और प्रिंट नहीं रख सकते, इनपुट नहीं रख सकते। ये सब रिजर्व वर्ड है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। नेमिंग के लिए इन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे जो इससे पहले अभी हमने कीवर्ड्स देखे। One more rule is there, that is identifier cannot contain any special character except underscore। जो जितने भी अल्फाबेट और डिजिट्स के अलावा कीबोर्ड पे कैरेक्टर बने हैं, उनमें सिर्फ एक अंडरस्कोर है जो नेमिंग के लिए यूज हो सकता है। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लाइक एस्ट्रिक है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, या फिर सिंगल कोट है, डबल कोट है, और भी जितने भी सिंबल्स हैं, एट द रेट, डॉलर, ये सब नहीं यूज हो सकते आइडेंटिफायर के लिए। नेमिंग के लिए यूज हम इनको नहीं करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर यूज हो सकता है इनमें से, दैट इज अंडरस्कोर। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइडेंटिफायर के, वो हम लोग देख लेते हैं। लाइक माई फाइल, दिस इज करेक्ट, क्योंकि पहला हमें अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, तो ये अल्फाबेट से स्टार्ट है। बीच में कहीं पे भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है, और ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है, इसलिए ये वैलिड है। नाउ द नेक्स्ट इज अंडरस्कोर SUB सब। तो फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है, और आगे हमने SUB सब लिखा है, तो इसमें भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और ये कीवर्ड नहीं है, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर लिखा है सम भी ठीक है, बिल्कुल एज पर द रूल। हमने कोई स्पेस नहीं यूज किया, हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज किया है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज इन अल्फाबेट, तो ये सही है। इसके बाद हमने यूज किया है Z23ABD अंडरस्कोर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट लेटर इज इन अल्फाबेट, उसके बाद हम डिजिट यूज कर सकते हैं, और हम पूरे अपनी नेमिंग में, पूरे आइडेंटिफायर में हम एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर। तो हमने अंडरस्कोर यूज किया है यहाँ पे, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है NO1, तो यहाँ पे भी ये भी वैलिड है, क्योंकि हमें देखना क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर देखना है, जो कि या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो जब भी हम देखें आइडेंटिफायर की नेमिंग करें, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस हम
कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं यूज करेंगे, बाकी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर यूज करेंगे। तो ये जो नेम्स हैं, num1 इज ऑल्सो वैलिड एंड दिस प्रिंट इज ऑल्सो वैलिड। वाई? कोई बताएगा ये प्रिंट क्यों वैलिड है एज आइडेंटिफायर? मैम क्योंकि इसका पी कैपिटल है और उसमें हम लोग स्मॉल पी यूज करते हैं। हाँ, स्मॉल जो कीवर्ड हम यूज करते हैं उसमें पी स्मॉल था, तो स्मॉल में प्रिंट लिखा है, दैट इज अ कीवर्ड। लेकिन अगर हम अपनी नेमिंग में यूज करना चाह रहे हैं तो हमने अपर केस में पी लिख दिया है, तो हम अब ये कीवर्ड नहीं है, अब ये आइडेंटिफायर है, ये मेमोरी स्पेस के नेमिंग के लिए यूज हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ये वाला आगे हम ये प्रोग्राम भी अब तुम लोग को अभी करके दिखा देते हैं, फिर तुम लोग अपने आप इसको यूज कर पाओगे। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू स्टोर एंड डिस्प्ले अ नंबर। स्टोर भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मैसेज वेलकम। तो दोनों ही प्रोग्राम हम लोग ट्राई कर लेते हैं अभी, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि मेमोरी में हम स्टोर कर कैसे रहे हैं। पहला प्रोग्राम, हमें स्टोर करना है एक नंबर को और सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो अब हम लोगों ने देखा कि नंबर को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में एक लोकेशन, एक स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी। और स्टोर करने का मेथड हम लोग ने फर्स्ट डे भी देखा था कि हम एक मेमोरी लोकेशन का नेम लिखेंगे और उसके आगे हम कोई भी वैल्यू लिख देंगे। तो सपोज हमें 10 स्टोर करना है, तो हमने num1 इक्वल्स टू 10 लिखा, और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। तो सिंपल सा इतना सा यूज है, ये नंबर स्टोर भी हो गया है मेमोरी में, और उसको मेमोरी से एक्सेस करके हमने प्रिंट के साथ डिस्प्ले भी कर दिया है। सेम ऐसे ही अगर हमें नेम स्टोर करना है या कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, लाइक सपोज हमें मैसेज स्टोर करना है, तो हमने आइडेंटिफायर लिखा है MSG इक्वल्स टू, हमने वेलकम लिखा, ये हमने मेमोरी में पहले स्टोर कर दिया। तो ये मेमोरी में कहीं पे स्टोर हुआ होगा, और फिर हमने प्रिंट के साथ MSG लिख दिया, और हमने यहाँ पे शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, ये उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमने दो तरह से वैल्यूज स्टोर की हैं। एक वैल्यू तो हमने स्टोर की है जिसमें कि हमने कोई भी कोटेशन मार्क नहीं लगाए हैं, और दूसरी वैल्यू हमने स्टोर की है जिसमें हमने कोट्स लगाए हैं। तो ये भी हम अच्छे से समझ लेते हैं आज। पहले जब भी हमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी होगी, न्यूमेरिक का मतलब तुम लोग समझ सकते हो, न्यूमेरिक का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ डिजिट्स यूज हुई हो, उसको हम कहेंगे न्यूमेरिक। मतलब 10 है, 15 है, 14.5 है, ऐसी वैल्यूज जिसमें सिर्फ नंबर्स हो, वो न्यूमेरिक वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे जो हम स्टोर करते हैं, वो हम उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है, जिसमें कि हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। अब बार बार हम कई बार कहेंगे कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग हियर। अब हम अगर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो नंबर्स की तरह नहीं स्टोर होती। क्यों? क्योंकि उस पर हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज जब हम स्टोर करेंगे, तो लाइक हमें स्टोर करना है एड्रेस अपना, तो हमने लिखा सपोज 1/23, और कुछ भी तुम डाल दो, किदवई नगर। तो हम अगर यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, या हमें अपना नेम स्टोर करना है तो वो भी जो है, लाइक हमें नेम स्टोर करना है या हमें सब्जेक्ट स्टोर करना है, तो इन सब में हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम स्पेस वगैरह भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की वैल्यूज जिसमें सारा कॉम्बिनेशन हो, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का, उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। और ऐसी वैल्यूज जिसमें सिर्फ डिजिट्स हो, और उस डिजिट, उन नंबर्स पे हमें मैम न्यूमेरिक में 14.5 में तो पॉइंट भी है ना। बट वो नंबर है ना, वो मैथ्स का नंबर है। 14.5 इज अ नंबर जिसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो हियर दिस पॉइंट इज, यू कैन से, अ पार्ट ऑफ नंबर ऑल्सो।
ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैथ्स में जो जितना भी हम मैथ्स में यूज करते हैं, कल हमने कहा था कि उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो जैसे प्लस माइनस है, तो वो मैथ्स वाले ऑपरेटर हैं, तो उनको हम एक्सप्रेशन में आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं, दे आर नोन एज पंक्चुएटर्स। तो मैथ्स में हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर भी होता है और हमारे पास रियल नंबर्स भी होते हैं। तो ये एक तरह से यू कैन से ये रियल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं या रियल नंबर्स हैं, पॉइंट मैथ्स में अलाउड है, इसलिए हम पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं नंबर्स में। तो न्यूमेरिक वैल्यू वो जो मैथ्स में हम क्वांटिटीज यूज करते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ, इसके साथ हम यहाँ पे मीटर और ये सब नहीं लगा सकते हैं, ये दिस इज नॉट अलाउड। सिंपल हम जो है, हम सिर्फ वैल्यू नंबर्स लिखेंगे, वो हमारे मैथ्स के नंबर्स हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ मैथ्स के डिजिट्स और डिजिट्स यूज हो रही हैं या किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू है। और ऐसी वैल्यूज जिसमें हम फिर किसी प्लेस का नाम या कहीं का एड्रेस, इवन कभी कभी हम लोग ऐसे नंबर भी लिख देते हैं, डबल कोट्स में हमने नंबर लिख दिया। तो अब डिफरेंस दोनों में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। लाइक हमने लिखा 5 + 9, कितना रिजल्ट आएगा मैथ्स के हिसाब से? 14। अब हमने लिखा डबल कोट्स में 5 + 9, डबल कोट्स में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट कुछ और आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 59। तो ये हमें इसीलिए ध्यान में रखना है कि डबल कोट्स में कोई भी चीज यूज हो रही है तो उसके ऑपरेशंस अलग होंगे। वो स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो उसको रेफर करेगा। और अगर हमने विदाउट डबल कोट्स यूज किया है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट होगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो एज पर मैथमेटिक्स आएगा। तो ये बस हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे, अगर हमारी वैल्यूज में अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस अलॉन्ग विद नंबर्स आ रहा है, तो हम उसे हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। एंड दिस टाइप इज वैल्यू इज नोन एज अ स्ट्रिंग और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर उसमें सिर्फ मैथ्स के नंबर्स हैं और उस नंबर्स पे हमें आगे कैलकुलेशन भी करना है मैथ्स का, तो उनको हम विदाउट कोट्स लिखेंगे। तो दो तरह की वैल्यू हम अभी फिलहाल स्टोर करेंगे। एक होगा हमारा नंबर और दूसरा होगा हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में एनक्लोज करके लिखना है और नंबर को हमें विदाउट यूजिंग कोट्स लिखना है। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोग ने देख लिए, सिंपल से थे, सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम था। एक में हमें नंबर स्टोर करना और उसको डिस्प्ले करना है, तो वो हम लोगों ने देख लिया कि हमने कैसे किया है। हमने नंबर स्टोर किया, असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टोर होगा, मेमोरी को एक नेम देंगे एंड दिस नेम इज नोन एज आइडेंटिफायर। और ये आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है दैट इज एन अल्फाबेट, और उसके बाद में हमने आगे नंबर्स यूज किए हैं, हमने कोई स्पेस नहीं यूज की है, हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज किया है। मैम जो आपने फर्स्ट डे असाइनमेंट दिया था स्टोर करके मेमोरी में फिर हम्म, सम दिखाना, वो भी तो इसी का एग्जाम्पल ही था ना? हाँ, वो तुमने किया था और वो तुमने करेक्ट किया था। तुमने 2 नंबर स्टोर करके उनका सम डिस्प्ले कराया था। तो वो उस दिन भी हम लोगों ने स्टोर करने की बात की थी, इसलिए हमने वो दिया था। अब यहाँ पे सपोज हमें अपना नेम स्टोर कराना है, तो हम मेमोरी लोकेशन का नाम अपने हिसाब से रखेंगे कि हमने नेम लिखा और नेम हमने कुछ लिख दिया जया। और उसके बाद अब हमें इस नेम को पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करना है। अभी इस फिलहाल क्योंकि हम लोग ने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। हमने लिखा वेलकम, दिस इज अ मैसेज, और कॉमा लगा के फिर हमने नेम लिख दिया। तो अभी यहाँ पे एक स्पेस भी दे देंगे तो नेम के बाद स्पेस भी आ जाएगा और ये इसने डिस्प्ले कर दिया। तो एक्चुअल में मेमोरी में जब भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो दिस इज द मेथड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम मेमोरी लोकेशन का एक नेम क्रिएट करेंगे और वो नेम जो है वो आइडेंटिफायर है और हमें आइडेंटिफायर रूल्स याद रखने पड़ेंगे। और राइट हैंड साइड में हम वो जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो लिख देंगे। बीच में दोनों के ये ऑपरेटर लगेगा इक्वल का, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज लिटरल्स। कल हमने लिटरल्स का एक और नाम बताया था, याद है?
लिटरल्स का मतलब है कांस्टेंट वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज जो कि चेंज ना हो, जिनको कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, उनको हम कहते हैं लिटरल्स। लिटरल का मतलब मैथ्स में अगर देखें तो मैथ्स में हम लोग ने वेरिएबल एंड कांस्टेंट चैप्टर पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, जब हम लोग को अलजेब्रा इंट्रोड्यूस की गई होगी। तो वो जो लिटरल्स हैं, वो जो कांस्टेंट्स हैं, दे आर लिटरल्स इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फिक्स वैल्यूज हैं, हमने जैसी स्टोर की है वो वैसे ही स्टोर रहेंगी। हाँ, हम उसमें चेंजेस करके एक नया लिटरल फॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम लिटरल या कांस्टेंट यूज करेंगे वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ दो टाइप के देखे थे, जो अभी हमने बात की, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक की। एक था स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा था न्यूमेरिक लिटरल। इसके अलावा वी हैव बुलियन लिटरल्स, वी हैव अ स्पेशल लिटरल दैट इज नोन एज नन, और लिटरल्स को एक साथ ज्वाइन करके भी हम एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये लिटरल्स देख लेते हैं ध्यान से जल्दी से। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है, स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है, या स्ट्रिंग वैल्यूज का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ डबल और सिंगल कोट। तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का मतलब है यहाँ पे डिजिट्स भी हो सकती हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। डबल कोट्स में पाइथन लिखा है, स्ट्रिंग लिटरल है। डबल कोट्स में मोगैम्बो लिखा है, दैट इज ऑल्सो अ लिटरल। सिंगल कोट्स में हमने डिजिट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग लिटरल। मतलब कुछ भी हमने सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दिया है तो वो स्ट्रिंग लिटरल होगा। हेलो हाउ आर यू हमने लिखा, ये भी सिंगल कोट में है, ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट या लिटरल है। सेम ऐसे ही हमने डॉलर लिखा, या हमने सिंगल कोट में 4 लिखा, या हमने डबल कोट्स में @ लिखा, ये सब हमारे स्ट्रिंग लिटरल हैं। और डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों यहाँ पे अलाउड है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे कांस्टेंट के, स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जाम्पल्स हैं। सेम ऐसे ही हम लोगों ने बात की थी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स की। नॉन प्रिंटेबल मतलब कीबोर्ड की ऐसी कीज जिनको हम प्रेस करें और कुछ भी डिस्प्ले ना हो बट उनका फंक्शन हो जाए, उन कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस या नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, जिनके लिए कोई भी सिंबल डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे जो कैरेक्टर है इनको भी एज स्ट्रिंग कांस्टेंट या एज कैरेक्टर कांस्टेंट हम पाइथन में लिखते हैं बैक स्लैश के साथ। लाइक हमें एंटर की रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंगल कोट में /n लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारी एंटर की को। बैक स्पेस की को रिप्रेजेंट करना है, बैक स्पेस की भी जब हम लोग प्रेस करते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता वहां पे, उसका फंक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम /b यूज करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें ऑडिबल बेल यूज करनी है तो /a यूज करेंगे, टैब की का यूज करना है तो /t यूज करेंगे। तो इसको भी हम लोग 1 मिनट यूज करके देख लेते हैं जल्दी से। सपोज हम ये यहाँ पे हैं और हमें प्रिंट करना है कुछ भी, और हम ये चाहते हैं कि पहली लाइन में तो वेलकम आए, सॉरी, और उसके बाद लाइन चेंज हो जाए। तो हमने क्या किया, लाइन चेंज के लिए एंटर की लिखनी होती है। वैसे तो हम एंटर की नहीं लिख सकते, और एंटर की यहाँ पे प्रेस भी करेंगे तो हमारे कोड में कुछ एरर आ जाएगी, तो हमने एंटर की का सिंबल लिख दिया है, दिस इज /n, और हमने लिखा टू। फिर हम चाहते हैं लाइन चेंज हो जाए, फिर हमने एंटर की का सिंबल लिख दिया। फिर हमने लिखा प्रोग्रामिंग, हम चाहते हैं फिर लाइन चेंज हो जाए, फिर हमने एंटर की का सिंबल लिखा वर्ड। और अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट कराएं शिफ्ट और एंटर से तो देखो हर चीज अलग अलग लाइन में आ गई। तो इसलिए जब भी हमें एंटर की का क्योंकि उसके लिए कोई भी सिंबल नहीं आता है, स्क्रीन पे कुछ भी होता है तो उसे अपना फंक्शन करना है, लेकिन जब हम कोड लिखेंगे तब एंटर की प्रेस करेंगे तो वो उसको कोडिंग का पार्ट मानेगा, वो आउटपुट में उसको डिस्प्ले नहीं करता। इसलिए इन कीज को अगर हमें अपने प्रोग्रामिंग के आउटपुट में डिस्प्ले कराना है, उस केस में हम लोग
वहां पे उस की का एक कोड डिसाइडेड है, उस कोड को यूज कर लेते हैं जिसको कि हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। और हमेशा ये बैक स्लैश से यूज होंगे, और ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट में काउंट होते हैं, क्योंकि की का हमारे कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं। ये हमारे कुछ लिस्ट है एस्केप सीक्वेंसेस के। अगर हमें बैक स्लैश, जो कि हम कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंसेस के लिए पहले से ही यूज कर रहे हैं, और हमें उसको कहीं पे यूज करना है, तो हम बैक स्लैश के साथ फिर से बैक स्लैश लगा देंगे, क्योंकि अब इसका स्पेशल मीनिंग हो गया, ये कहीं पे भी आएगा तो इसका मतलब है कि ये एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट कर रहा है। अब हमें सेम यही बैक स्लैश कहीं पे चाहिए, तो हम डबल बैक स्लैश लगा देंगे, तो ये समझ जाएगा कि हमें ये सेकेंड वाला जो बैक स्लैश है, हम उसको प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, उसको आउटपुट में शो करने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ स्ट्रिंग, सिंगल कोट जो है वो यूज होता है। हम लोगों ने देखा कि हमें प्रिंट लिखना है, तो हम प्रिंट के केस में हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं, और हमने सपोज लिखा फादर्स, FATHER' लगाना है। अब ये हमने लिखा, अब यहां से सिंगल कोट स्टार्ट हुआ और इसने कह दिया कि ये तो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये एस को वो फिर इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि हमें हमेशा डबल कोट्स में या सिंगल कोट में लिखना होता है। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम इसको डबल कोट से स्टार्ट करें तो ये डबल कोट से उसकी एंडिंग मानेगा, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, या फिर हमें ये डिस्प्ले कराने के लिए हमें सिंगल कोट लगाना है, तो हम यहाँ पे फिर इसको बैक स्लैश के साथ लिख देंगे। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, अब हम डबल कोट से लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय फादर नेम इज XYZ, ये हमने लिखा और हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, उसने अपॉस्ट्रोफी एस लिख दिया है। अब सेम चीज अगर हम सिंगल कोट के साथ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डबल की जगह सिंगल कोट लगाया और लास्ट में भी सिंगल कोट लगाया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये माय फादर, इतना तो वो सिंगल कोट एनक्लोज करके स्ट्रिंग ले लेगा, बाद के केस में उसने देखो कलर भी नहीं चेंज किया, उसने इनवैलिड की एरर दे दी है। क्यों? क्योंकि जो हमने सिंगल कोट यूज किया उसने उसको क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रिंग मान लिया है, और हमें यहाँ पे सिंगल कोट डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा हमें। मतलब सिंगल कोट से हम स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला सिंगल कोट इट इज जस्ट फॉर प्रिंटिंग, ये आउट स्ट्रिंग को ओवर नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बैक स्लैश लगा दिया इसके पहले, और हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब इसने कोई भी एरर नहीं दी है। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व है, या फिर जो नॉन प्रिंटेबल है, उनको हम हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट करके लिखेंगे, और उनका जो मीनिंग होगा वो कन्वे हो जाएगा। ऐसे जो कैरेक्टर है वो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो बैक स्लैश इटसेल्फ, देन वी हैव सिंगल कोट, क्योंकि वो स्ट्रिंग को एनक्लोज करने के लिए यूज हो रहा है। डबल कोट, स्ट्रिंग को एनक्लोज करने के लिए यूज हो रहा है। आस्की बेल जो है ऑडिबल बेल के लिए ए, जो कि सिर्फ सुनाई पड़ेगी, प्रिंट नहीं होती है। बैक स्पेस के लिए बी, न्यू लाइन एंटर की के लिए एन, कैरेज रिटर्न भी जो है रिटर्न की वही सेम एंटर की होती है, तो आर यूज कर लेते हैं वहां पे भी। टी, कुछ अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए है, वर्टिकल टैब के लिए, ऑप्टिकल वैल्यू, ऑक्टल वैल्यूज के लिए। तुम्हारे यूज के लिए सिर्फ एक ये न्यू लाइन कैरेक्टर और ये हॉरिजॉन्टल टैब, यही फ्रीक्वेंटली तुम लोग यूज करोगे, और इसके अलावा तुम ये तीन यूज करोगे। तो ये तुम्हें बस याद रखने वाला है, बाकी तो तुम्हारे यूज का ऐसा तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी यूज नहीं होगा। तो एक तो टैब की का यूज है तुम्हारे में, एंटर की का यूज है, और ये तुम्हें कहीं पे स्लैश खुद लगाना है, सिंगल कोट लगाना है या डबल कोट लगाना है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया एस्केप सीक्वेंसेस। अब बहुत सारे स्ट्रिंग भी अगर हम लिखते हैं तो वो डिफरेंट टाइप से हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जिसको लिखने के लिए अब हम लोग, हमें लगता है कल पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, फिर आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा।
या इतना स्ट्रिंग को हम कवर कर लेते हैं। हम लोग ने न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ लिया है, हम लोग स्ट्रिंग को कवर कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 2-3 मिनट्स लगेंगे। तो जब भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो दो टाइप की स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था कि कमेंट्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो सिंगल लाइन में आ जाए उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा कमेंट वो जो मल्टीपल लाइंस में आए उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और हमने ये भी बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट को हम हैश से स्टार्ट करेंगे और मल्टी लाइन कमेंट को हम ट्रिपल कोट से स्टार्ट करेंगे, और ट्रिपल कोट से जहां पे वो कमेंट एंड हो जाएगा तो ट्रिपल कोट से उसको एंड कर देंगे। सेम ऐसे ही, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, हो सकता है बहुत लंबा सा सेंटेंस हम कभी स्ट्रिंग कांस्टेंट में लिखे, तो अगर वो सिंगल लाइन में आ जा रहा है देन दैट कांस्टेंट इज नोन एज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, वो मल्टीपल लाइन में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम सिंगल कोट या डबल कोट में करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया, और वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है। अगर वही स्ट्रिंग एक से ज्यादा लाइन में आ जाएगी तो फिर सिंगल लाइन स्ट्रिंग वो ट्रीट नहीं होगी। हम जब एंटर प्रेस कर देंगे लिखने के बाद, तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ डबल कोट से वो क्लोज हो जाए। हमने डबल कोट्स ना लगा के हमने उसे एंटर की प्रेस कर दी, तो फिर वो हमें उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग मानेगा और हमें एरर दे देगा कि एंड ऑफ लाइन जो है उसकी एरर है। तो हमें करना क्या है कि हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो हम सिंगल कोट या डबल कोट में इनक्लोज करके यूज कर लेंगे, क्योंकि वो सेम लाइन में उसका एंडिंग कोट भी आ जाएगा। बट इन केस ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि वो मल्टीपल लाइंस में है, तो हमें लाइन के एंड में, जब भी वो लाइन एंड हो रही है और अभी हमारी स्ट्रिंग ओवर नहीं हुई है, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रिंग है और मल्टीपल लाइंस है, तो हम एंड में इस तरह से बैक स्लैश लगा देंगे, तब उसकी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो जितनी भी बड़ी लाइन है, डिपेंड्स की 2 लाइन है 3 लाइन है, हमें हर लाइन के एंड में इस तरह से बैक स्लैश लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग के केस में, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के केस में। तो वो उसको एक ही स्ट्रिंग मानेगा, बट क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग और राइटिंग, जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो एक लाइन में नहीं आ रही है, इसलिए हमें उसको लिखते समय मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, मतलब हमें उसे बैक स्लैश से एंड करना पड़ेगा। ये इसका पहला मेथड है। 2 तरह से हम उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द लाइन, ईच लाइन, और दूसरा जो मेथड है वो वही सेम मेथड है जो कि अभी हम लोगों ने यूज किया था कमेंट वाले में, ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स में भी हम उसको लिखेंगे और असाइन कर देंगे तो भी वो यूज हो जाएगी। तो 2 मेथड है हमारे स्ट्रिंग्स के, एक तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, और जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है उसको हम हर एक लाइन के एंड में या तो बैक स्लैश लिखेंगे, या फिर हम ट्रिपल कोट में उसको स्टार्ट करेंगे और ट्रिपल कोट से उसे एंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सपोज सेंटेंस, इट्स अ वेरिएबल आइडेंटिफायर है, और इसमें अब हम लिखने जा रहे हैं माय नेम इज ABC, और अब सपोज बहुत लंबी सी लाइन है और अब हमें ये लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जा रही है, तो हमने लिखा आई लिव इन, जो कुछ भी हमें लिखना है ऐसे करके, और अब इस केस में ये एरर नहीं देगा, हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये एक लाइन में ना आके 2 लाइन में आ रही है, बहुत लंबी स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है, लाइन के एंड में हमने ये स्लैश लगा दिया है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है हम इसको ट्रिपल कोट से स्टार्ट करें और तब हमें यहाँ पे ये स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, उस केस में हमें एंडिंग भी ट्रिपल कोट से करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट एंटर। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको सिंगल कोट से ही स्टार्ट कर रहे हैं या डबल कोट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने यहाँ लाइन के एंड में कुछ भी नहीं लगाया हुआ और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, देन इट विल गिव एन एरर। ये इसने हमें एरर दे दी है। इसलिए जब भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट
बड़ा हो, एक लाइन से ज्यादा में आ रहा हो, मल्टीपल लाइंस का हो, तो आइदर वी हैव टू इंसर्ट अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन, और या फिर हम उसे ट्रिपल कोट्स में, ट्रिपल सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं और ट्रिपल डबल कोट्स भी हो सकते हैं, उसमें एनक्लोज करके लिखेंगे, तो ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। अभी स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो कि हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक